निहाल, आरती तुमच्या कोणाकडे तरी आय थिंक फॅन आहे, सो त्या फॅनचा आवाज येतोय. चालू कुठं होतं? तिकडे जा. तू इकडे नको येऊस. लाईव्ह आहे. लाईव्ह झालं. जय भीम एवरीवन। आज भटके विमुक्त युवा परिषद और नोमैड लिबर्टी मूवमेंट की तरफ से जो विमुक्त मंथ हम मना रहे हैं, 1 अगस्त जो अन्नाभाऊ साठे इनकी जयंती का दिन है, उस दिन से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और हम 31 अगस्त जिस दिन 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट रिपील हुआ था और हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट लाया गया था, उस दिन को विमुक्त दिन करके मनाया जाता है। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था, ऐसी हिस्ट्री सबको पता है, पर उसके कई साल बाद जो कुछ कम्युनिटीज है जिनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टैग दिया था क्रिमिनल ट्राइब्स का, वो उसके कई साल बाद स्वतंत्र हुए थे लीगल तौर पे। पर अभी तक हमने जिस तरह से देखा है, हमारे नोमैड लिबर्टी आंदोलन के तरफ से हमने जो भी सवालों को आगे लाया है, हमें दिखता है कि स्वतंत्रता अभी तक मिली नहीं। इसीलिए हमारे आंदोलन का नाम ही विमुक्तांचे स्वातंत्र्य आंदोलन यानी कि नोमैड लिबर्टी मूवमेंट ये है। तो जिस लॉ ने, जिस लीगल सिस्टम ने कम्युनिटीज को क्रिमिनलाइज किया था, यहाँ की जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था के हिसाब से देखा गया था और ऐसे सोचा गया था कि पैदा होते ही कोई एक क्रिमिनल ही पैदा होता है। तो इतना जाचक जो है ये लीगल सिस्टम रहा है कुछ कम्युनिटीज को देखने के लिए। तो इसके बारे में आज हम और जानना चाहेंगे। आज हमारे साथ 2 वकील हैं जो इस एरिया पे बहुत सालों से काम कर रहे हैं। उसमें से एक हमारे साथ जुड़ी है दिशा वाडेकर। दिशा खुद नोमैड लिबर्टी मूवमेंट की फाउंडर मेंबर है और वो पिछले 5 सालों से लॉ प्रैक्टिस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर रही है। वो अम्बेडकरी जाति विरोधी विचारधारा पर विश्वास रखने वाली एक निडर लॉयर है और उन्होंने उनका जाति विरोधी आंदोलन में सक्रिय सहभागी वो है। उन्होंने सबरीमाला समीक्षा, पदोन्नति में आरक्षण, CA/NRC को संवैधानिक चुनौती जैसे बहुजन समाज और औरतों के अधिकारों पर असर करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर वकील के तौर पे इस समाज की तरफ से एक उन्होंने लड़ाई जारी रखी है। वो राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग सहित विभिन्न न्यायालयों और आयोगों में कस्टोडियल डेथ, बलात्कार, इस मामलों में कानूनी सहायता देना, सलाह और प्रतिनिधित्व देने का काम करती है। उन्होंने भीमा कोरेगांव केस में न्यायिक जांच आयोग में प्रतिनिधित्व किया है। उसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं निहाल सिंह, एडवोकेट निहाल सिंह। एडवोकेट निहाल सिंह ने गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन किया है और वो ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क्स को 2009 में जुड़े और वहीं से उन्होंने अपने काम की शुरुआत की। वो जो अभी भीमा कोरेगांव एल्गार परिषद मामले में काफी ह्यूमन राइट्स कार्यकर्ता है, बुद्धिजीवी है, लेखक है, कवि है और वकील है। उनके लिए जिनको अभी जिनके ऊपर एक स्टेट की तरफ से जिस तरह से
वायलेंस हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ रहे हैं उनको ही क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो उनके लिए निहाल सिंह जी वकील के तौर पे लड़ रहे हैं। वो सुरेंद्र गर्लिंग रक्षा समिति के सदस्य है। उन्होंने डीनोटिफाइड कम्युनिटीज के ऊपर, जैसे नाथ जोगी कम्युनिटी पर विदर्भ में जो 2012 में एक मॉब लिंचिंग हुआ था, उसमें 4 सदस्यों को बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था। तो निहाल सिंह जी ने उनकी केस लड़ी है। उसके बाद कई ऐसे केसेस हैं, डिनोटिफाइड कम्युनिटीज पे एट्रोसिटीज होती रहती है। तो दिशा और निहाल ये दोनों ही डिनोटिफाइड कम्युनिटीज से आते हैं। उनको इस कम्युनिटी में होने वाले अत्याचारों के अनुभव से वो आते हैं, और उसी दृष्टिकोण से वो इस कम्युनिटी के लिए वकील के तौर पे और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे लड़ते रहते हैं। तो आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके एक वकील और एक कम्युनिटी के सदस्य होने के अनुभव क्या रहे हैं। और इस आज का जो टॉपिक है हमारा, कि क्रिमिनल डीनोटिफाइड कम्युनिटीज और ब्रोकन क्रिमिनल सिस्टम। तो हमने इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ब्रोकन क्यों कहा है। तो मैं विनती करती हूँ दिशा को कि वो अपनी बात रखे इसके बारे में। Nihal, you want to start? No, you go ahead. Okay. I will be talking a bit in Hindi and English and a mix of both, because I think that is my drawback, that I am not so well versed with Hindi and the legal language in Hindi. I'd like to thank Aarti for an elaborate introduction. But I think Nihal and I would both agree that this opportunity for us to speak on denotified tribes. So we have a lot of discussions on criminal justice system, the problems with the criminal justice system. But from the perspective of denotified tribes, especially for Nihal and me, it's been something very personal, because while taking up the cases of people from your own community, you come to realize that the situation is really pathetic, and at times it can also feel very disillusioning. I'd like to start, I think, with a little bit of a historical background of how our criminal justice system has evolved and what role denotified tribes have played, or what role the criminal justice system has played in the lives of denotified tribes, right? And to start with, I think why it is important to see the criminal justice system from a historical perspective is that oftentimes we come up with these narratives and notions of, the criminal justice system is, is unjust to the poor, right? It doesn't do justice to the poor and to the low privileged or the less privileged people. But who exactly are these people? And we have never looked into the history to see what are the structures of oppression that create these people, right? So, I mean, I think let's start with I'd like to start with what law has meant in a caste-ridden country like India, right? If law is seen as something that is a code of ethics, a code of morals, that code in India, in the South Asian subcontinent, has always meant caste. So the code to follow for the society has always been from the caste lens.
And it has been those practices, the practices of purity and pollution, the practices of endogamy, the practices of injunctions against the Shudras and the women and Brahminical patriarchy. All of this has constituted the legal understanding of what law is in this country. And that law essentially, so one of the first principles of laws that we in the law school learn is equal justice. And in this land, there has been a system of justice, but there has been no equal justice. Justice has meant a different set of rules, has always had a different set of rules for the Brahmins. It has had a different set of rules for the Shudras. It has had a different set of rules for the women. And you see from texts like Manusmriti that tell you, what a Brahma Hatya is, right? And what penalty you might get for killing or lynching a Shudra. And there is no equality in that justice system. So essentially, I think we need to see that the structure of this country, this nation, and our understanding of criminal justice system has always meant inequality and unequal justice. I think I'd also, with that background, let's also go into the colonial structure and what happened when the British Raj or the Raj came, and they came with their own set of racializing attitudes, right? So criminology and the roots of criminology and anthropology in Europe have been extremely racial in that sense. And the understanding has been that there are certain communities and certain kinds of people who look a certain way, whose skull is a certain size, whose face is a certain size, who are born criminals. And that's the system that we've seen. That system and that understanding of criminology and criminal law has been directly imported in this country. And caste and the caste structure in this nation has served as a fertile ground for that kind of racial understanding of crime, right? So when the British came and there was an already existing narrative on thugs, because I think it's very important to understand what thuggy and what dakati is and why it is so specific to India. You have offenses like robbery and theft outside, but in India it is very specific an offense, thuggy and dakati, and how it has evolved. So it has some of its roots in the medieval times, when these narratives of some savages, some barbaric people from the forests, from the jungles, these outsiders, and they are there to rob, and they are there to loot, and they are there to murder and rape our women, right? And those narratives have had been there. And the British came with the Thuggy Act to clamp down on these savages, barbarians. The Thuggy Act then evolved into the 1871 Draconian Criminal Tribes Act. And why I say that it is a draconian act and it is a one-of-a-kind legislation or legislative enactment is, as a matter of fact, I don't think there is any country, any nation in the world that has criminalized certain communities by way of an enactment, a legislative enactment, where it says that if you come from this community, you are a born criminal. You have been tagged and branded as a criminal at birth. So this is one of a kind situation. So when we are also talking about, the Black Lives Matter movement, and we talk about, the Nixon era war on drugs, right? And we see that there was a clampdown on Latinos and Black African Americans in the United States. But that was an era of 1970s, and we see that even there wasn't, however pathetic that era was. Yeah, Nihal. यस मैं थोड़ा सा जो आपने जो बोला है उसको हिंदी में और थोड़ी सरल भाषा में रखना चाहूंगा
Right. जो आपने विश्लेषण दिया यूरोपियन सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इन सबको भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है, और जो कि फंडामेंटल रहा है कोर्ट और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से, वो है प्रॉपर्टी, वेल्थ, all the laws of the land with little exceptions are built around protecting property. फिर आप प्रॉपर्टी के मायने में किसी भी चीज को देख लीजिए, उसी के संरक्षण के लिए ये चीज है। लेट अस से फॉर इंस्टेंस कि हम प्रॉपर्टी के ही बारे में कैसे बात करते हैं, चोरी देख लीजिए, आप डकैती देख लीजिए, या फिर कोई भी चीज आप क्रिमिनल लॉ में पिक कीजिए, फॉर्जरी हो गया, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हो गया, ऑफेंसेस अगेंस्ट एनीथिंग हो गया, इट इज समवेयर जो चीज को प्रॉपर्टी की तरफ लेके जाएगा। अब ये रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉर दोज हु आर लीडिंग सेटल्ड लाइफ, जो एक जिसको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम कहा जाता है, उस हायरार्की को बना के रखने के लिए, साथ ही साथ जो लोग अपने से ऊपर उठ सकते हैं या फिर अपने ऊपर हावी हो सकते हैं ताकत के भरोसे, एकता के भरोसे, उन लोगों को दमन करने के लिए कानून बनाया जाता है, और जिस कानून के दिखाया ये जाता है कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है। हालांकि अगर हम उसके डिटेल्स में जाके देखेंगे, नाइसिटीज में जाके देखेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि दोज लॉज आर फ्रेम्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ द रूलर एंड रूलिंग क्लास। अब इन दोनों, इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में जो आता है वो है नोमैडिक कल्चर, और कंप्लीटली मतलब मार्क्स की लैंग्वेज में बोला जाए तो कम्युनिस्ट कल्चर, जिन्होंने कभी वेल्थ का अप्रोप्रिएशन भी नहीं किया, वेल्थ का अक्मुलेशन भी नहीं किया, जो नेचर के साथ चलते रहे, अपने टाइम के साथ, अपने वक्त के साथ, जो मिलता है जैसे मिलता है उसके साथ वो चलने लगे। और इस बीच में फिर कॉन्फ्लिक्ट आता है बिटवीन दोज हु आर ऑलरेडी सेटल्ड एंड दोज हु हैव फॉर एजेस decided not to settle and live life of what Buddhism taught or what nature taught them. इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट में थियोरेटिकली अगर हम देखें तो ये जो हालात आज पेश आ रहे हैं वो दिखते हैं। दिशा आपको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के इंसेप्शन के ऊपर लेके जा रहे हैं, मैं उसका थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहूंगा, एंड देन आई विल हैंड इट ओवर टू दिशा। हमें पता है कि मतलब हमें डेट्स बहुत अच्छे से पता है ना, 1871 क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट आया, उसके बाद में फलाना हुआ, टिमका हुआ, ठगीस कल्ट आया, ठगीस कल्ट का ये हुआ, बट समवेयर डाउन द लाइन वी फॉरगेट कि उसके पहले का हिस्ट्री में क्या हो रहा था। नोमैडिक कल्चर अगर देखा जाए, उसको अगर हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें तो ये दिखेगा कि दे वर इन अ वे आइसोलेटेड लेकिन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी थे। दे वर दी प्रोवाइडर्स ऑफ लॉजिस्टिकल मटेरियल, वो एक चलता फिरता मार्केट थे, वो लोग थे जो जरूरतें पूरे करते थे, फिर वो एंटरटेनमेंट हो, वो आपकी मेडिसिन हो, आपका नेसेसरी चीजें हो, जानकारी का आवागमन हो, जिसको हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं, इन सब चीजों को लेके चलने वाले ये लोग थे who were reserved to their own business। हमें हिस्ट्री में देखा जाए तो हमें वो भी इंस्टेंसेस मिलते हैं जब औरंगजेब का एक बेटा था अकबर, who revolted against औरंगजेब and came down to महाराष्ट्र to Emperor संभाजी, मदद मांगने के लिए कि हम औरंगजेब को उखाड़ फेंकेंगे। At that point of time, Emperor संभाजी said that it is आज के हालात में पॉसिबल नहीं है, I cannot fight enemies on every front and definitely not at this stage मैं आपको मेरा पूरा आर्मी या फिर पूरा मिलिट्री कॉन्वॉय दे सकता हूँ, बट अगर आप नोमैड्स को अपने साथ में लेने को सक्सेसफुल हो गए तो you have bright chances of winning। and then history says that Akbar went to leaders of nomadic group and nomadic group बोल दिया नहीं, हम नहीं जाएंगे आपके साथ, हमारा नेचर रहा है, हमारा काम रहा है टू बी न्यूट्रल एंड टू फाइट, रादर टू बी टू डू द बिजनेस एंड सर्व बोथ द साइड्स। उसके बाद में हम देखते हैं
जंग पानीपत की जंग 1751 की, which to my personal understanding was the turning point in life of nomads. मराठाओं को सदाशिवराव पेशवा लीड कर रहे थे, एंड देयर वाज मोहम्मद शाह अब्दाली फ्रॉम अदर साइड. हरियाणा के पानीपत में ये जंग हुई. उस जंग का सिनेरियो ये था कि सदाशिवराव पेशवा उनके अपने स्किल्स थे, मिलिट्री स्किल्स थे, इंटरपर्सनल स्किल्स थे, जिसके चलते जो नोमैडिक कल्चर में काम करने वाले लोग हैं, जो मिलिट्री लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस मैन. और फॉर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री नोमैडिक कम्युनिटीज ने इनके साथ जाने का तय किया, एंड दे डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ दैट वॉर, पानीपत की जंग का. उसमें जो खर्चा हुआ उसका 1/4 खर्चा, जो उस वक्त में 1 करोड़ होन कहा जाता है, मुझे हिंदी में नहीं पता उसको किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन 25 लाख होन उस टाइम में was borne by the not precisely in the money, लेकिन in kind उसको सपोर्ट किया गया था. और इन लोगों को मराठा आर्मी से तोड़ने के लिए मोहम्मद शाह अब्दाली ने बहुत कोशिश की है, which reflects from the history. साथ ही साथ उन्होंने ये भी कोशिश किया कि मतलब उनको लुभाने के लिए एक फतवा निकाला कि कोई भी जो है पिंडारी हो, बंजारा हो, कोई भी नोमैडिक ट्राइब का बंदा अगर उनको कुछ सप्लाई ले जाते हुए दिखता है, वो किले के ऊपर, पानीपत की जहाँ पे वो किला था, भाऊसा किला जिसको आज बोला जाता है, वहां पे अगर ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो उसको मारा नहीं जाएगा, उसको सिर्फ अरेस्ट किया जाएगा और उसको बड़े इज्जत के साथ ट्रीट किया जाएगा. अब जो भी दिखता है 1751 के उस पानीपत की जंग में, वो ये है कि नोमैड्स ने अपना न्यूट्रल नेचर छोड़ के बहुत ही ताकत के साथ भाऊ पेशवा के साथ दोस्ती निभाई, एंड अल्टीमेटली वी नो द आउटकम की दोनों मतलब हिस्ट्री मराठा हारे, लेकिन आउटकम इज बोथ द साइड फेस्ड ह्यूज लॉसेस. मोहम्मद शाह अब्दाली निकल गए, मराठा साम्राज्य गिर गया, एंड ग्रेजुअली वी सी द डिक्लाइन. उस बीच में जो एक मूवमेंट बिल्टअप होता है, जो नोमैड्स का न्यूट्रल नेचर जाने की वजह से, उन्होंने एक किसी के साथ जाने की वजह से जो एक राइवलरी क्रिएट हुई, जो उनके खिलाफ एक हॉस्टिलिटी क्रिएट हुई, वी सी कि फिर 1857 के जो रिवोल्ट हुआ, जिसको मोतीराज सर बोलते थे वो तो चोरांचा बंड है, मतलब चोरों ने की हुई लड़ाई है. सो विल सी कि 1857 की रिवोल्ट में जो रोल नोमैड्स ने प्ले किया है वो बहुत क्रूशियल था, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल था. हम देखते हैं एक बहुरूपिया कम्युनिटी है जो अपना क्या वेशांतर करती है, डिस्गाइज में आते हैं और इंफॉर्मेशन का आवागमन करते हैं. और साथ ही साथ हम अगर देखेंगे कि किसी भी वॉर को, किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे फंडामेंटल जो चीजें रहती है, दैट इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ एज इन पासिंग ऑन वेपन्स, प्लान ड्रॉ करना, ये सब चीजों को अगर हम देखा जाए तो वी विल सी ऑल दिस एक्ट्स पेनलाइज्ड इन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट. जैसे कि यू विल हैव टू कीप इन्वेंटरी ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी दैट यू हैव, क्योंकि आप यू आर नोमैड, आपके ट्रैवल पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, लेकिन साथ ही साथ वॉट एवर यू कैरी, इवन अ पीस ऑफ पेपर, इफ यू हैव इट ऑन योर बॉडी, ऑन योर पर्सन, which was not there earlier, then onus was on you to prove that this particular thing is owned by you, और ये कोई मिलिट्री से रिलेटेड या फिर कोई वॉर से रिलेटेड चीज नहीं है. सो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो 1871 में इंट्रोड्यूस किया गया, that was a well thought of decision by the queen in at that point of time. 1857 के रिवोल्ट के पीछे क्या वजह थी उसको देखा गया, और साथ ही साथ ये देखा गया कि उस रिवोल्ट को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन कौन जिम्मेदार था. एंड बेस्ड ऑन दैट हम देखते हैं कि 1871 का जो कानून आता है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो फर्स्ट लाया जाता है,
उसमें जिस तरह से कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई किया गया है, फिर रामोशी हो गया, एंड व्हेन वी नो, मतलब ये जो नाम सुनाई देते हैं तो इमीडिएटली इट कम्स टू आवर माइंड कि हाँ, रामोशी नाम का एक ये बंदा हुआ था, तंट्याभिल हुआ था, जो हर कम्युनिटी से यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई दीज लीडर्स वर देयर, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, सबसे बड़े अपने बिरसा मुंडा जिनको माना जाता है, even that community was scheduled as a criminal tribe by birth. So Nihal, I'd just like to add to yes. this. So because we are discussing history, and history of criminalization has also been a history of, I think, a history of resources and what happened to resources and who tried to grab the resources. So as we see, some of these communities are nomadic communities. Most of them, the large chunk of denotified communities is occupied by nomadic tribes. But there are also settled forest communities, like Nihal just mentioned, the community that Birsa Munda comes from. Or there are also some ex-untouchable, now, at that time they were untouchables, such communities such as Domes and Pasis. These communities are also have been notified in the Criminal Tribes Act at some point and time. So what we see is all these communities had, to some extent, who live in close association, whether it is the settled forest tribes, the nomadic tribes, or the untouchable communities. They were living in close associations and had a very symbiotic relationship with nature, right? Their livelihoods were dependent on nature. The whole idea of the British Raj coming in, and the colonial intrusion in the forests for capitalizing on forest resources, where we also see the intrusion of the forest department and what role these forest departments have played in these communities. So these communities were also resisting that. So the resistance, though we want to talk about, maybe the heroic stories, but the resistance against the British has also been a very essential resistance of resources, and saying that, this is our right on our resources. Forests, this land, these resources belong to us for ages, for centuries, and you are nobody to oust us. So, so these, like you said, 1857 and those rebellions and the tribal rebellions, the rebellions of the nomadic communities have been seen as something, as a threat for the British government, because they were really valiant resistances. They were directly attacking the government at that point in time, and that association then helped the British, associating these communities. How do you clamp down, how do you crack down on these communities that are fighting? And we have come here to usurp resources, we have come here to usurp the forests, right, and to capitalize on them, and these are the communities that are preventing that. And this whole idea that then to associate them with the already existing narrative on thugs and dacoits, and associating these communities with that criminal act, saying that they are criminals at birth, they are born this way, their occupation is to rob, their occupation is to prepare and dacoities, or participate in these kind of activities. That association really helped the British, because then that way they found a way to crack down on these communities, to punish them, to criminalize them, that we all know of the open jails and how these communities were taken from one place to another, and bonded labor, that was forced labor, that was used as far as these communities were concerned. So that really helped the British in that sense. So Criminal Tribes Act was a very strategic, I think, event for the British at that point in time. Nihal, what would you like to add? Yes. No, I think we can pause on this history part at this much information, and proceed with the further other topics. Otherwise, this is ये इतना बड़ा topic है कि इसके ऊपर thesis पे thesis बनते जा सकते हैं. Yeah.
Yeah. So basically, that's been precisely been the history of perhaps the pre-independence history of criminalizing certain communities, and then we have 1952, like Aarti said, where these communities were denotified. That was a paper promise of denotification. Nothing really has happened. And why nothing really has happened? Because that Criminal Tribes Act, though it has been repealed and abolished, but it got replaced by the Habitual Offenders Act, which was literally, the same Criminal Tribes Act in a different roop or a different avatar. So the harm was already done. The stigma, the branding was already done, and nothing was done to do away with that kind of stigma and branding that had been done. So we carried forward the same criminal law. So our substantive criminal law is an import of what the colonial uh, masters have given us. So it's the same law that we have imported: the IPC, the CPC, the CRPC. You still have Section 110, which is a habitual offenders provision, and it specifically mentions offenses such as theft and robbery, right? And that entire narrative of criminal tribes has been carried forward in our substantive criminal law even till date, and we see that. I think that had been one. And second is the post independence enactments also. They have been very ethnocentric. For example, like Nihal was saying, these are communities that are nomadic communities, and they had a certain lifestyle which had close associations with the natural flora and the fauna. So you have Makadwale, you have Aswalwale, you have communities that make jadi booties and sell them right from the forests. And then these legislations that were made, there was no consideration of these nomadic tribes or their livelihoods. So you have the Forest Conservation Act that criminalized them. You have the Wildlife Conservation Prevention Act that criminalized them. You have, so these are also communities. Some of these communities also make liquor, right? And our rules and regulations on liquor licenses have ensured that these communities are criminalized and they are victimized and harassed based on their traditional livelihood practices. So even the legislations that were made had no consideration of these communities and their livelihood practices, and what was sustaining them traditionally has been sustaining them, right? So the activity that sustains you, that activity itself in the post independence period became an activity that criminalized you, right? That turned you into a criminal. I feel that on the one hand you had these legislations, and on the other hand you already had a substantive law and policing. So the entire police system, which has this deeply entrenched notion. And Motiraj Rathod, I mean, Nihal just mentioned, and his work, especially on police manuals. So the Bombay Police Manual, if you see, has provisions that specifically mention, even till date, that specifically mention wandering, and how there should be a strict surveillance on these wandering tribes. And if anyone finds a person from such a community, such a wandering tribe, that person should be reported to the police, right? So these kind of practices are very much deeply entrenched in our police system, in the way policing happens. And then these become instruments or tools for the police to harass and victimize these communities. And then they are Pardhis, they are Vadars, they are Kuruvar community, they are Sabars, they are Charas and Nats and Bedias and Kanjar Bhats, and they have been heavily criminalized by the police. So Nihal, if you would like to add something to this. मुझे लगता है थोड़ा सा फिर से एक बार बीच में क्या होता है, मतलब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का हिस्ट्री कहाँ तक खींचते हुए ले जाता है, उसको फिर से मैं एक बार संक्षेप में बताना चाहूंगा। 1871 में इसको इनेक्ट किया जाता है, एंड देन ग्रेजुअली एज दे स्टार्ट कॉन्करिंग वेरियस टेरिटरीज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसको एक्सटेंड करते करते जाते हैं।
और वी विल सी कि इस बीच में इसका बहुत बार रिवीजन किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, इसको बहुत बार रिविजिट करके अलग अलग कम्युनिटीज को इसमें एनलिस्ट किया गया है या फिर नोटिफाई किया गया है। एंड इसके कुछ प्रोविजन जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। जैसे कि आपको एक दाखला जिसको बोला जाता था, एक पीस ऑफ पेपर होता था जिसपे आपको आपका जितना आपका बिलोंगिंग है उसके ऊपर मेंशन रहेगा। सेकेंडली, आप जब एक गांव से दूसरे गांव जाएंगे तो आपको वहाँ का जो मुखिया रहेगा उससे सर्टिफाई करके लेना पड़ेगा कि आपके वो बिलोंगिंग्स अभी भी इंटैक्ट है, उसमें कुछ एडिशन नहीं हुआ है, कुछ डिलीशन नहीं हुआ है। साथ ही साथ आप जैसे ही गांव के आसपास आओगे तो गांव में जानकारी दी जाती थी कि ये सब यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ ओपन प्रिजन्स थे जहाँ पे लोगों को भर दिया गया था और उसके पीछे लॉजिक ये बताया जाता था ब्रिटिशर्स द्वारा। एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ के भी कुछ बड़े बड़े नेताओं द्वारा कि इंडिया में, इंडियन कॉन्टिनेंट में, इंडियन सोसाइटी में ऑक्यूपेशन जो है हेरिडिटरी है और ये लोगों ने पीढ़ियों से, अपने जमानों से, कई सालों से यही काम किया है। तो इनसे ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्मेटिव काम करके लेना चाहिए और जितना ज्यादा रिफॉर्मेटिव काम इनसे करके लेंगे उतना ज्यादा ये लोग रिफॉर्म होंगे। इस तरह का उनका एक आइडिया था जिसके चलते हिंदुस्तान में या फिर इंडिया एंड पाकिस्तान जो लेट्स से इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जितने रेल रोड्स बने हैं, जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, जितने मॉन्यूमेंट्स बने हैं, उसके ऊपर नोमैडिक ट्राइब के लोगों को जबरदस्ती फ्री में लेबर करवाया जाता था। हम बीटी स्टेशन जिसको कहते हैं विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई का, ये स्कूल ऑफ आर्ट, उसके बाद जो गेटवे ऑफ इंडिया, ये सब जो जगहें है इंक्लूडिंग बॉम्बे हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर जो काम करने वाले लेबरर्स थे वो इन्हीं कम्युनिटीज से लाके उनसे काम कराया जाता था। होता यह है कि देन 1947 15 अगस्त we of course give independence. Little later we make ourselves into a sovereign republic country, democracy वगैरह वगैरह। बट इट कम्स, मतलब होता यह है कि आगे चल के 1952 आई एम फॉरगेटिंग नेम ऑफ दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन आई थिंक नॉर्दर्न बेल्ट से एक ट्राइबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने ये सवाल रेज किया था कि एक बहुत बड़ा तबका आज भी जन्म से क्रिमिनल बोला जाता है और एक जगह पे आपका संविधान बोलता है कि हम इन सब चीजों को अबॉलिश करेंगे और एक जगह आपके ये कानून चल रहे हैं। अब कहाँ पे गई आपकी इक्वालिटी, अब कहाँ पे गई आपकी फ्रेटर्निटी वगैरह चीजें he raised, and then as a sudden move, without any preparation, without any plan of action, without any replacement as to what to do, कि ये कानून हटने के बाद इससे जो चेंज आया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या फिर जो इम्पैक्ट बना उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करेंगे ये ना सोचते हुए सिर्फ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट को हर प्रोविंस ने इनकॉर्पोरेट किया। और 31 अगस्त वाज द डे कि जिस दिन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को रिपील करके नेहरू जी ने उस वक्त बोल दिया कि अब तुम सब फ्री हो, तुम स्वतंत्र हो, जाओ जाओ जहां जाना है जाओ। और जहां पे वो रह रहे थे सालों से, विच वाज ओपन सेटलमेंट, यस दिस वाज ओपन सेटलमेंट, लेकिन वहां पे वो लोग सालों से रह रहे थे, कोई 20 साल से रह रहा था, कोई 50 साल से वहां रह रहा था। उनको ओवरनाइट बोल दिया गया कि तुम आज से स्वतंत्र हो, निकलो यहाँ से, चले जाओ। And those people were again back on street without any documentation, without any source of income, without any source of their basic necessities, na food है, ना shelter है, ना clothes है। साथ ही साथ जो enactments लाए गए in between, फिर वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट हो, फॉरेस्ट एक्ट हो, मैजिकल रेमेडीज एंड मेडिसिन एक्ट है, ये इस तरह के कुछ लेजिस्लेटिव पीसेस आए जिससे इस इंडियन कम्युनिटी का, इंडियन फ्लोरा एंड फौना का जो डायस्पोरा का जो एक फाउंडेशन था जिसके भरोसे ये चीजें चलती थी, उनके ऊपर अटैक किया गया। फर्स्ट वाज एंटरटेनमेंट, सेकंड वाज the herbs and medicinal sciences and those things that were coming in.
सिमिलरली वाज ऑन कल्चरल जो इंटरमिंगलिंग होता था उसके ऊपर। ये सब चीजों को धीरे धीरे लेजिस्लेशन के द्वारा टारगेट किया गया और इसी के ऊपर हमें एक रेफरेंस मिलता है जब सुभाष चंद्र बोस आईसीएस का प्रिपरेशन करने के लिए इंग्लैंड थे। At that point of time he writes to Mahatma Gandhi कि what plan do you have for these people, these are the real freedom fighters, ये लोग जूझते आए, ये लोग लड़ते आए हैं और मुझे नहीं दिखता कि तुम्हारे पास इन लोगों के लिए कुछ है। सैडली वो उनको हरिजन करते रहे एंड ऑफ कोर्स सुभाष चंद्र बोस वेंट द अदर वे। लेकिन जो लेजिस्लेटिव पीसेस बीच में लाए गए, जो इंट्रोड्यूस किए गए, उससे हुआ ये कि इट रियली हिट दिस पीपल ऑन द रूट्स। मतलब ना तो उनको सेटल होने दिया गया, ना ही उनको नोमैडिक रहने दिया गया। And on the name of bringing them in mainstream, ऐसी कुछ चीजें लाद दी गई जिसका कुछ ना सर है ना पैर है, and they are just hanging in between, और वो हम आज भी देखते हैं। कुछ बीच में under the garb of laws, और फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि in order to इन लोगों को रिफॉर्म करने के लिए बताते हुए बहुत ही क्या बोलते हैं, हिम्स, नॉट इवन हिम्स, आई डोंट नो द वर्ड, लेकिन कुछ कम्युनिटीज को इस तरह से डिक्लेयर किया गया कि दीज आर दी कम्युनिटीज इन्वॉल्व्ड इन प्रोस्टिट्यूशन, और उनमें से फिर एक्सप्लॉयटेशन का एक इतना विशियस साइकिल बना दिया गया कि वी सी some communities, I won't name the communities of course, but I will of course name the areas, and we can हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस एरिया में कौन राजा महाराजा हुआ करते थे और कितना उसका रिलेशन है। ग्वालियर है, राजस्थान में 2-3 जिले हैं, जैसे ग्वालियर के आसपास के कुछ एरियाज है। सो इट्स मध्य प्रदेश, राजस्थान, where this princess used to be there। यहाँ की कुछ कम्युनिटीज को इतना बुरी तरीके से झंझोड़ा गया कि मतलब आज का सीन ये है कि इफ अ गर्ल चाइल्ड इज बोर्न इन देयर फैमिली, इट कॉल्स फॉर सेलिब्रेशन, एंड सेलिब्रेशन इसकी खुशी में नहीं है कि उनको बेटा मतलब बेटी हुई है, सो दे आर वेरी प्रोग्रेसिव, बट इट इज फॉर द रीजन कि नाउ दे विल sell off this girl child, and you know that girl child would be a source of income for them। ये यहाँ इतने एब्सर्डिटी तक इन चीजों को लेके आया गया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जैसे दिशा ने मेंशन किया था कि एक लिकर है, एक जिसको शराब मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंट्री लिकर तो नहीं है, बट इट्स ब्रूड आउट ऑफ महुआ फ्लावर्स। ये जो है एक यूनिक तरीका है जो ट्राइबल्स में है। हम देश भर के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे या फिर फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो उनका वाइन का जो कॉन्सेप्ट है वही उसी तरीके का कॉन्सेप्ट है। अपना अपना तरीका है, नेचुरली जो अवेलेबल होता है उसकी तरह से यूज किया जाता है, लेकिन एक प्रोहिबिशन एक्ट लाया जाता है, और प्रोहिबिशन एक्ट के तहत ये जो भी विदाउट लाइसेंस लिकर का बिजनेस करेगा उसको अगेन एंटाइटल्ड फॉर पनिशमेंट है। अब होता ये है कि मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी, अगर हम देखा जाए नोमैडिक में 198 जो एक्स क्रिमिनल ट्राइब्स रही है, और या फिर जो बाकी की नोमैडिक कम्युनिटीज है, इन सब में लिकर हैज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल रोल। जो भी होगा फिर उसमें जो पोस्ट डेथ सेरेमनीज होती है या फिर वेडिंग सेरेमनीज होती है, इन सब में वो लिकर का एक बहुत अहम रोल है। बट इन सब को इस तरह से क्रिमिनलाइज कर दिया गया कि इवन इफ यू आर टू फॉलो योर कस्टम, योर ट्रेडिशन, you will land up in the jail, whereas other customs which have become law or something, as they say in constitution, unko protection hai। So this is how the absurdity has been। Now coming to the stage, coming to the main topic ki criminal justice system किस तरह से नोमैड्स के साथ और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के साथ काम करके आया। जैसे दिशा ने कहा कि पुलिस मैनुअल्स है,
आज की तारीख में जहां तक मेरी जानकारी है पुलिस पैनल से वो पार्ट हटा दिया गया है। दैट वाज थैंक्स टू ऑफ कोर्स मुत्तराय राठौर। उन्होंने पिटिशन किया था और वो एक बहुत उम्दा एक्सपीरियंस है या फिर शेयर करने वाली बात है जिसको एक्सप्लेन करते बैठे तो घंटा 1.5 घंटा एंटरटेनमेंट में चला जाएगा। बट द फैक्ट इज एज ऑफ टुडे आई डोंट थिंक इट एग्जिस्ट। लेकिन पुलिस वालों को जो भी बताया जाता है, सिखाया जाता है ऑफ द रिकॉर्ड, वो ऑफकोर्स यही है कि कहीं पे डिकॉइटी होती है, कहीं पे मर्डर होता है, आपको अगर बंदा नहीं मिल रहा है तो यू मस्ट गो टू पारदी बेड़ा और लभान टांडा और टू रामोशी जहाँ पे है, वहां पे जाओ, वहां पे से तुमको कोई ना कोई मिल जाएगा। इसी में से एक केस आई थिंक स्टैंड्स क्वाइट एन आई ओपनर आज की तारीख में, वो है अंकुश शिंदे का केस। नासिक में एक डिकॉइटी होती है, मर्डर होता है, वहां पे रेप होता है, एलिगेटली रेप होता है, और उसके चलते कुछ लोगों को फार फ्रॉम जालना, मतलब नासिक टू जालना बहुत 250-300 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, शायद 200 किलोमीटर तो है ही। वहां से इन लोगों को उठाया जाता है। कहा जाता है कि यही वो लोग थे जिन्होंने वो क्राइम किया। उसका कोई आधार नहीं, कुछ नहीं। उसमें से एक उस वक्त में जुवेनाइल होता है, लेकिन ये सिर्फ करने के लिए, प्रूव करने के लिए 20-22 साल निकल जाते हैं कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जुवेनाइल। होता यह है कि 12 years, sorry, 12 years it takes to prove that the person was juvenile at that point of time. फिर होता यह है कि ट्रायल कोर्ट, मतलब वहां पे जैसे ही ये घटना होती है, घटना के बाद बहुत जनता का आक्रोश होता है, जनता का आक्रोश कि इनके जो हत्यारे हैं इनको पकड़ के फांसी देनी चाहिए। फिर उस बीच में इन लोगों को उठा के लाया जाता है कि ये देखो ये आरोपी है, उनको दिखाया जाता है। फिर आंदोलन होता है कि इन लोगों को फांसी ही देनी चाहिए। वो उन्होंने किया है नहीं किया है, उनके लिए कुछ डिफेंस है, ये कोई नहीं देखा। ट्रायल कोर्ट उनको फटाफट केस चला के फांसी की सजा सुना देता है। हाई कोर्ट में मैटर जाता है, हाई कोर्ट बोलता है नहीं नहीं, इसमें से आधों को फांसी दो, आधों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो। सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं नहीं, सबको फांसी दे दो, मार डालो। फिर सुप्रीम कोर्ट में बताया जाता है कि एक बंदा जो है वो जुवेनाइल था, उसको तुम फांसी नहीं दे सकते। बहुत रिलेक्टेंटली सुप्रीम कोर्ट उस वक्त बोलता है कि हाँ यार ठीक है, चलो देखो ये जुवेनाइल है कि नहीं, एंड दैट्स हाउ वन ऑफ द पर्सन कम्स आउट। फिर डेथ सेंटेंस है तो रिव्यू फाइल किया जाता है, क्यूरेटिव फाइल किया जाता है, सेम फेट, डिसमिस। समहाउ एक सोशल मूवमेंट से आया हुआ एक बंदा, एक बहुत ही उम्दा वकील है जो बहुत पैशनेटली काम करता है, वो उसके पास ये केस आ जाती है कि ये देखो ये 5-6 लोगों को फांसी चढ़ाने वाले हैं। दैट फेलो इन्वोक्स सम जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और एक फिर से रिव्यू फाइल करता है। एंड उस रिव्यू में यू कैन इमेजिन कि मतलब बहुत सारा पीरियड जाने के, बहुत सारा लिटिगेशन होने के बाद, बहुत सारी सुनवाई होने के बाद ये बंदा एक पिटीशन में लिखता है कि इन लोगों को कॉम्पनसेशन देना चाहिए। फांसी तो दूर की बात है, इनको छोड़ के इनको कॉम्पनसेशन देना चाहिए। एंड देन कोर्ट लुक्स इनटू द एविडेंस और कोर्ट बोलता है कि अरे इनके खिलाफ तो रिमोटेस्ट भी एविडेंस नहीं है, इनको इतने साल जेल में सड़ाया गया, इनको फांसी पे लटकाने की तैयारी में थे। यहाँ से दिखता है कि कोई और गुनहगार है, कोई और बंदा है जिसने ये क्राइम किया है। एंड बाय द टाइम कोर्ट उनको छोड़ता है, आई नीड नॉट से कि मतलब जो कोई 1 or 2 डेकेड और 1 or half डेकेड गैलोज के सामने बैठा रहता है, फांसी के फंदे के सामने बैठा रहता है, उसकी लाइफ कैसे रही होगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि फांसी की सजा सुनाए हुए लोग इनोसेंट थे, ये कोर्ट ओपाइन करता है आफ्टर क्वाइट अ पीरियड। 16 years. ये सोच 16 years, 1 and half डेकेड हम मान लेते हैं, मतलब एक जनरेशन निकल जाता है। इतने पीरियड के बाद में वो कम टू कंक्लूजन कि नहीं, इन्होंने वो शायद नहीं किया था। अब इनको फांसी की सजा हुई है, इसलिए ये केस ऑन प्रायोरिटी आते रहा, बार बार सुना गया, बार बार उसके ऊपर कुछ बहस हुई, या फिर जो भी कुछ छोट मतलब थोड़े बहुत वकील लोग हैं उन्होंने इस केस पे फोकस किया। इमेजिन सिचुएशन ऑफ दोज पीपल जिनको फांसी नहीं हुई है, जिनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है और वो सड़ रहे हैं, और जिन्होंने शायद कुछ किया भी नहीं है। इमेजिन सिचुएशन ऑफ दोज पीपल कि जिन्होंने कुछ किया नहीं है लेकिन अभी सजा काट के खत्म होकर निकल आया। इमेजिन सिचुएशन ऑफ दोज पीपल जिनको कोई रिप्रेजेंट करने के लिए ही नहीं था,
हमने बीच के पीरियड में संघर्ष वाहिनी में हमने एक काम किया था कि हमने ये देखना चाहा कि क्रिमिनल ट्राइब, एक्स क्रिमिनल ट्राइब से आए हुए लोगों के ऊपर ऑन एन एवरेज कितने केसेस होते हैं, या फिर क्या आज का हालात है, क्या सीन है। एंड उसमें से इतने कुछ केसेस हमें ऐसे इतने एब्सर्ड केसेस दिखने मिले विच वो वेरी वेरी डिप्रेसिंग। एक बंदा है जो मेहनत मजदूरी करके या फिर जैसे भी है यार एक बाइक खरीदता है, सेकंड हैंड बाइक खरीदता है, बेचने वाला उसके साथ रिटर्न एग्रीमेंट कर रहा है जिसको नोटराइज किया जाता है, एंड ही इज यूजिंग दैट बाइक। पुलिस वाले उसको उठा लेते हैं, बोलते हैं ये तेरे बाइक चोरी की। बोलता है मेरे पास कागजात है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, आरटीओ का मेरे पास फॉर्म है जिसके ऊपर ऑनर का साइन है। बोलते नहीं तू चोरी ही किया है, तू पक्का ये बाइक कहीं से डकैती करके लाया है। बंदा गेट्स बेल, समहाउ बेल हो जाता है। लेकिन जब वो बंदा जाता है कि मुझे मेरी बाइक दे दी जाए, मुझे मेरी बाइक वापस करो, तो कोर्ट बोलता है नहीं 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 नहीं, ये शायद चोरी की हो। यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं कि ये बंदे के पास ये गाड़ी होने के लिए सब वाजिब वजह है, एंड देयर इज नो रीजन एज टू व्हाई इट शुड बी डाउटेड अनलेस यू से कि ये बंदा फलाने फलाने क्रिमिनल ट्राइब से है, इसके लिए हम सोच रहे हैं। बट कोर्ट विदाउट कोटिंग दैट सेज कि नहीं नहीं, इसको बाइक नहीं देना चाहिए, ये शायद चोरी का ही है। ओनर ऑल्सो सेज कि मैंने इसको ये बाइक बेचा है, देन टू इट डजंट हेल्प, फेलर हैज टू फाइल एन अपील, अपील में फिर और कुछ होता है, एंड देन आफ्टर सम टाइम उसको वो बाइक वापस किया जाता है। ये बंदे के ऊपर 32 केसेस चल रहे हैं एट ए टाइम, इसी तरह के, कहीं के चोरी का है, कहीं डकैती का है। देन आफ्टर हमने एक विलेज ऐसा देखा जो आज मतलब आई एम कोटिंग 2016, 4 साल पहले की बात है, जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बंदे एक 4 व्हीलर से उस गांव की तरफ बढ़े। वहां जाने के बाद पता चलता है कि उस गांव में कोई बंदा ही नहीं, कोई इंसान नहीं है, सिर्फ औरत है। एंड मतलब वो एक अजब एक्सपीरियंस था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ औरतें ही है गांव में, इंसान नहीं है, कहीं पे खेत पे तो जाने का ये टाइम नहीं है। फिर पता चलता है कॉन्फिडेंस में लेने के बाद, जब फेमिलियर फेसेस देखते हैं, तब बताया जाता है कि नहीं नहीं, हमें लगा ये तो पुलिस की गाड़ी आई है, किसी को उठा के लेके जाएगी, इसके लिए सब के सब जंगल में भाग गए। एंड देन स्लोली स्लोली पीपल कम बैक, और फिर वो बात करना शुरू करते हैं, तो दिखता है कि ऑन एन एवरेज एक परिवार पे 4-5 एफआईआर तो है ही, केसेस चल ही रहे हैं, जा ही रहे हैं। फिर एक तो केस मतलब बहुत ही फनी केस हम बोल सकते हैं। एक बंदे के ऊपर केस था, 3 बंदे के ऊपर केस था, मतलब दादा और 2 पोते, कि उन्होंने किसी कसाई के इसमें से पिंजरे में से 30-40 मुर्गियां चुरा के लेके गए, एंड दे वर कॉट रेड हैंडेड और समथिंग, और वो मुर्गियां फिर सुपुर्दनामा पे वो लेके चले गए। और केस फिर 4-5 साल के बाद ट्रायल के लिए आया, एंड वी कैन सी एज मतलब हम देख सकते हैं कि वो जज जो है, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम some backward community or Bahujan community, he has some empathy or some reason to do justice with the people, और ये समझता है कि जो ओनर है उसको पढ़ा के लिखा के लाइए पुलिस की, को आइडेंटिफाई करना है, इन्होंने चोरी किया है, वेयर एज चोरी रात के समय पे होने हुई है ऐसा एलिगेशन को उठाया जाता है, लेकिन वो बंदा बोलने के लिए तैयार है कि नहीं इन्हीं लोगों ने चोरी किया, मैंने देखा। देयर कम्स अ सिचुएशन कि वो जज बोलता है कि वो चीजें बाद में, आप ये बताओ, आप सुपुर्दनामा पे ये मुर्गियां लेके गए थे और उस वक्त आपने लिख के दिया था कि जब जरूरत पड़ेगा, जब ये कोर्ट बोलेगा तब मैं वो मुर्गियां लेके वापस आऊंगा, वो मुर्गियां कहाँ है? एंड देन द फेलो रियलाइजेस कि साला मैं तो मुर्गियां काट के बेच दिया, अब तो मैं उसको कुछ कर नहीं सकता। वो फिक्स में आने की वजह से फिर वो बोलता है कि नहीं साहब, मेरी तो मुर्गियां चोरी नहीं गई, मैं सब ठीक है, मुझे कोई केस नहीं करना है। इस तरह का हालात, मतलब इस तरह की केसेस है। एक केस तो ऐसा है कि पुलिस स्टेशन में किसी महिला का कोनी लगने की वजह से आईना टूट गया, और वो आईना टूटने की केस उसके ऊपर चलती है। 300 रुपए के उसका वैल्यू 300 रुपए कीमत का डैमेज किया, इसके लिए उसके ऊपर केस चल रहा है।
साथ ही साथ एक बहुत ही डीप रूटेड फीलिंग है कि अगर मेरा नाम एफआईआर में आता है, दैट डूम्स मी फॉरएवर, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी, मैं कहीं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो सबसे बड़ा थ्रेट परसेप्शन जो यूथ कैरी करता है कि अगर मेरा नाम किसी एफआईआर में चढ़ गया तो मेरा जिंदगी खराब है, एंड फॉर दैट पर्पस देन दे आर रेडी टू डू एनीथिंग, मेरा नाम ना उसके ऊपर आए। और एक बार अगर नाम आ जाता है देन दे गिव अप, दे सिंपली गिव अप। फिर वो इसी तरीके से काम करना शुरू करते हैं। हम जब एक बंदे से बात कर रहे थे तो उसने यही बताया कि एक केस में जमानत करने के लिए वकील को पैसा देना पड़ता है, तो इसके लिए हम दूसरा केस करते हैं, और फिर दूसरा केस का जमानत के लिए तीसरा केस करते हैं। तो दिस इज दैट विशियस साइकिल जिसमें इन लोगों को फंसाया जाता है। Nihal, I'd like to add some, ways in which the community is also harassed. Like some of the cases that I had taken, I can just explain from that, like you said, the police is always aware of where these settlements of criminal tribes, the criminalized tribes are always. And then they become breeding grounds for them to pick up these people. So most of these cases, you see that it is a rape, murder, minor, any of these cases, you will see that the accused is unknown, unnamed, right? And that is something that is very specific, and that really catches my attention, that the accused is unnamed, and then the police cannot find who has committed the crime. And then it is, these people are the easy targets. You know where their settlements are, you know where they are, you know that there is an existing criminal stigma against them, you know that you can do this act and you can implicate them with full impunity. There is nothing and no one that is going to stop you. There is no accountability there, right? So you just pick them up in these cases that are unnamed, right? So one of the cases that I had handled was actually a case of custodial death. And the standard procedure is that we are having this narrative of after Benix and Jairaj, and we are talking about custodial torture and everything, and it's very important to talk about denotified tribes here, I feel. So this Kukya Kare, his name was Kukya Kare, and he had, again, like every Pardhi family, you will have some 100 cases in the family, right? He had some 10-15 theft, dakati, 399, 395 cases. And there is a rape and a murder case, and the FIR has an unnamed accused, right? The accused is unnamed, and they pick Kukya Kare. The police knows where he lives, what he does. They pick him in that offense. And then the standard system of, there is the maximum period for being in police custody can be 15 days. So from one police station, he is transferred to another police station in another crime, which is again an unnamed offense, an unknown accused over there, right? So here it was rape, there it was murder, there it was dakati, and this happens with that person for over 6 months. So he is in police custody, being harassed, being tortured with full impunity to the police for over 4 to 5 months. And at the end, you see that the family learns that he has died. And then the standard procedure, especially in denotified cases, you will see is to show that it was a suicide. We've all heard of the Jairaj and Benix case, but a week before, and I was informed by a friend, Kamal Pandyan, that from Tamil Nadu, that there was a case in Tamil Nadu from Kuruvar community, again a criminal tribe, who this person in Mani was picked up in a theft offense by the police, and 2 days later he is seen hanging from a tree, and it is actually a death in custody, right? And nothing is talked about it, no outcry over it, nothing, because the assumption that, oh, he is a criminal, right? So this police accountability is especially really low, and the standard is really low, especially when it comes to people from denotified communities. In Kukya's case, something similar happened. They showed standard procedure that it was suicide. And once it is suicide, so the NHRC guidelines also tell you that, within 24 hours in a custodial death case, you're supposed to report to the NHRC. But in Kukya's case, because it was a suicide, the police do not follow that procedure because they don't see it as a custodial death, right? The problem in pursuing custodial death cases and custodial torture cases with denotified communities is, again, very different. Why? Because who is going to lodge that FIR?
The police has committed the crime, the police has tortured, third degree methods have been used, and the person has died. And how and who is going to lodge that FIR? It starts from there. So there is a provision 176(1)(a) which says that the magistrate is supposed to inquire in cases of custodial death, and nothing happens. These cases are not registered. Private complaints are not registered. Again, we have a system where the burden of proof of proving that custodial death or that torture case is again on the police, right? So I have done it, and I am going to save my fellow policemen. So nothing really happens in these cases. It is especially important for me to also look at my law school back, and when we read about section 27, which is basically section 27 of the Evidence Act, talks about confessional statements, and how confessional statements, like trying to extract confession out of someone, how this becomes a tool to harass and to torture denotified communities and people from these communities. And we in law school, we've read about Raju Manji case, we've read about Budhan Sabar's case, and we've known that Budhan Sabar was harassed for 7 days by the police, taken in custody in a minor offense of theft, and he was killed in police custody. We know of Raju Manji's case again, which is a Dakati case. It was a custodial torture and death case, but we are not aware that who these people are who are being tortured and who are being harassed by the police. And they are, in essence, denotified people from denotified communities. I mean, obviously, we are talking about torture and a torture bill and a coalition for torture and everything. And what is especially surprising, what also makes me really worried, is that why is it that denotified communities and denotified tribes and their histories and their presence and the lives that they are living, especially we the police system in this country, why denotified tribes and denotified communities, why they aren't at the center of this discussion on custodial torture and death, right? And you don't see it. There is this, as usual, this rich and poor conversation that comes into play. But we see that it is historically that these communities have been harassed, victimized by the police and the police system. And that hasn't ended for these communities. So like Nihal said, that Ankush Maruti Shinde's case, I'd just like to point out two things. They came from Pardi community. Nihal, if I'm not wrong, they're Pardis, right? They're Pardis. What is especially important to know is that the FIR named 5 people. And the ones who basically were incarcerated for 16 years, who were in the prisons, they were 6 people. And the lower court, the trial court, the high court, the Supreme Court, review, curative, everything, they do not notice that this problem has been there, right? And they constantly, at every level, they are convicted. How is it that this happens only when it comes to someone from a denotified community? Like, I am imagining, what if it was a Savarna? Would that have been the attitude of the criminal justice system? And that's where I want to say that the criminal justice system is broken. It is broken in that sense, that it is broken, especially when it comes to people from the marginal community. There is no accountability in this system. There is no legal representation in the system. People are incarcerated in prisons because they cannot satisfy conditions of your bail bonds. They cannot come out. They do not have the resources to come out, right? They do not, even at the stage of remand, where you are, it is so simple that at the stage of remand, if there was a simple lawyer for a Pardi, a Kanjar Bhat, a Sabar, or a Chhara in the court, even at that time, it would have saved him or her of a lot of harassment and victimization from the criminal justice system. And that doesn't exist, and we do not care about it. Essentially, I also feel sometimes that, broken is actually a problematic word also for the criminal justice system, because in essence, like we discussed the history of our criminal justice system, the criminal justice system the foundation was based on, inequality, right? The criminal justice system was not meant for the marginalized. The criminal justice system was actually meant to victimize and harass and oppress the marginalized. So
So again, the question that comes to me is it really a broken system, or was it meant to be this way? Was it meant to find these scapegoats in marginal communities? Was it meant to create an atmosphere of, the so-called settled mainstream communities feeling safe because the criminals who are basically coming from marginal communities are behind the bars? If I can add here, Yeah. very in layman's language, or in the language that we better understand, criminal justice system or court or judicial system is better reflection of the society that we are living in. हमारे सोसाइटी में जिस तरीके के रूल्स है उसी तरीके के रूल्स बी इट रिटन और अनरिटन वही फॉलो किए जा रहे हैं. फॉर इंस्टेंस हमें लॉ कॉलेज में एक रेप केस पढ़ाया गया था जिसमें ट्रायल कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट दिस वुमन हु वाज रिसाइडिंग ऑन अ हैमलेट though has accused this person of rape, she is a woman of easy virtue which can be made out from her habitation, from her behavior, or because of that it will not amount to rape. Of course there has been little debate about on that case in latter part. मथुरा केस. लेकिन एग्जैक्टली हमें आगे चल के ये भी चीजें देखनी पड़ेगी कि किस तरह से मतलब when a case comes जिसमें accused कोई particular बंदा है, we have unfortunately it is the failure of the movement कि हम दलित एंड नॉन दलित के आगे बढ़ के विद इन दलित कितने ग्रुप्स है ये दिखा नहीं पाए हैं. And that is the reason कि महाराष्ट्र में nomadic and unified communities are not part of SC or ST and they form a completely different group. Other states में भी ऐसे situation है, लेकिन हम अगर डेटा देखें तो we will come to know कि prisons are filled from neck to neck with most of the people coming from SC, ST, and more importantly from nomadic and denotified communities. Nihal, I'd just like to add a data over here. So there was this report, the Death Penalty India report by NLU Delhi, and the report said that 75% of people who are on death row come from marginal communities. So they are SCs, Yes. STs, OBCs, So and now Muslims also. So yeah. Correct. So I would like to emphasize here that जरूरत ये है कि हम जब marginalized communities की बात करते हैं then we need to look at a breakup also, क्योंकि जो मैं realize कर रहा हूँ after working for so many years in this system is that मतलब जो टारगेट है वो टारगेट ही तय नहीं हो पा रहा है मूवमेंट्स के लिए जिनके लिए काम किया जाना चाहिए. जैसे एक केस जो प्रशांत भूषण लड़े थे जिसमें सीबीआई प्रोब डायरेक्ट हुआ था, दैट वाज अगेंस्ट फॉरेस्ट ऑफिशियल जिन्होंने वो एक पंछी आता है जिसको लावरी या तितर बोला जाता है उसकी शिकार करने के आरोप में जब बाजार में से पूरे महिलाओं को उठा के लेके गए एंड देन फ्यू ऑफ द वुमेन वेंट मिसिंग, जिसके ऊपर सीबीआई प्रोब का ऑर्डर हुआ है. The thing is we need to identify who are the persons who are getting victimized first. Dalits, yes. Adivasis, yes. But at the same time, जो वेंकटचलैया कमीशन भी बोलता है कि there is a group which is far more oppressed and marginalized than SCs and STs also, which is of nomadic and denotified tribes. और marginalized है ये बातें recognize हो रही है लेकिन उनके ऊपर फोकस नहीं आ रहा है, which has been a consistent finding of various commissions जिन लोगों ने बोला है. रेनके कमीशन का एक रिपोर्ट आता है which I feel is one of the best reflection of what actually community is suffering from. उसके पीछे जो भी पॉलिटिकल डिबेट रहा होगा, चर्चा रही होगी, I think that needs to be sidelined. वो I don't think those are more logical in their approach. लेकिन रेनके कमीशन ने जो सजेशंस दिए हैं वो सब प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके विजिट करके उसके बाद में दिए हैं एंड आई थिंक उसके ऊपर काम होने की जरूरत है. कानून जैसे SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट हम देखते हैं, उसके जो प्रोविजंस है उनको अगर म्यूटेटिस मुटेंडी के भी नोमैडिक एंड डिनोफाइड ट्राइब के वेलफेयर के लिए लगाया जाए देन टू इट विल फॉल शॉर्ट, क्योंकि
वहाँ पे they are trying, as in SCs we can say that a particular group which is dominant in the village will try and prevent these people from using the well or water. यहाँ पे तो गांव में ही नहीं आने देते हैं. So that is where the case begins from. So there is a need to ascertain who's the victim and then start targeting them. ये एक बात हुई. दूसरी बात, what I wanted to speak from the perspective of what has been seen in judiciary. There is an inbuilt that hostility towards people. कोई मतलब I know cases कि कोई particular community से बंदा आता है and then that person says कि मुझे पुलिस वालों ने मारा, तो the judge simply ignores. है झूठ बोल रहा होगा. I have seen those cases also कि एक ब्राह्मण जज sitting in the high court, वो इतना ज़्यादा concerned था towards the issue of prostitution of or trafficking of children कि मैंने उतना sensitive judge नहीं देखा who was ready to go beyond his boundaries, beyond his limits to the justice. On the other hand, I also saw other judges who though we were hoping they will be more sensitive, were not. The criminal justice system is, as I said, is clear reflection of what the society is. सोसाइटी में आज की तारीख में क्या मान्यता है, उसके आधार पे ही कोर्ट सिस्टम चलता रहा है, which is the failure of the system. जैसे हम देख रहे हैं कि आज नेशनलिज्म का टॉपिक बहुत सर चढ़ के बोल रहा है, and you will see कि जिसके ऊपर एंटी नेशनल होने का दावा ठोक दिया गया, that fellow is not going to come out in near future. इसी तरह से जो मुद्दा सोसाइटी में हावी होता है, जो चीजें सोसाइटी में इन्फ्लुएंस करती है, वो चीजें with filters of casteism, the sectarianism and everything that goes, and then the person who's sitting there as a presiding officer with all his prejudices, with his biases, and then his understanding of situation, वो अपने तरीके से इन चीजों को डील करते जाता है. एंड therefore we will see, अगर हम एक मेरिटोरियस स्टडी भी इन चीजों का करें, इन जजमेंट्स का करें, जो जिससे इन लोगों को कंडेम किया गया है, कन्विक्ट किया गया है, we will see कि most inferior kind of evidence is taken into account to sentence these people, which is very problematic, which is very dangerous. And therefore I would say it is not a broken system, but it is a system which is very clear and the perfect reflection of the society that we live in. Right. Yeah, I think I'd really agree that, you know, the bar for evidence and evidentiary proof, especially when you're coming from a marginal community, is very low. So because we just discussed Ankush Maruti Shinde, in a case of murder of 4 people and 1 rape, that kind of a case, when the accused here were coming from Pardi community, the bar was so low to convict them that the entire evidence was based on the one witness and one witness's evidence that was given, right? And there was no forensic evidence, nothing, no blood marks, any kind of forensic DNA evidence did not exist. So when it comes to convicting a person from marginal community, the bar is essentially low, because we want to punish them by hook or by crook. And I think I really agree with what Nihal said, that the criminal justice system is essentially a reflection of society in general and how we think, and basically what our internal individual psyche is also. Like, for example, we live in gated communities, and when we see some nimbuwala on the roadside, someone under the bridge, trying to settle there in makeshift houses, the way we kind of look at these people, and we look at them as criminals, we look at them as people who might cause some harm to us. So it is essentially, it comes from how we also perceive those who are living on the margin. So I'd
I'd like to add what Lakshman Mane said, and there was one message of his which was circulating, and I read it over there. He says that Bahishkrut. So when Dalits are referred to, he says that Ambedkar has said that this is Bahishkrut Bharat. This is the rejected India. But Lakshman Mane, he goes on to say that when it comes to nomadic and denotified communities, he says that they are Udhvasta Bharat. That is, that part of India has been completely destroyed. Those peoples, their lives, their families, their living and their lifestyle has been completely broken. One small aspect that I'd just like to cover, because we've taken a lot of time, is that we essentially speak of those who are being picked up and who are criminalized, but we forget to speak about the families. So you will see that these families are broken. Of the families of denotified communities are essentially broken. The kids are picked up from schools. The women are basically controlling and carrying forward the life, and they are holding the house together. So the issue of single women is also looms large in these communities, because the men for 6 months, 4 months, 8 months are moving from one jail to another, one police custody to another. So this is basically to what extent can you go to break these families, these communities? And we have gone to that extent. They are constantly meddled in criminal cases. The families are constantly meddled in criminal cases. Police stations are your second homes. Trying to release your husband or your son has become an everyday thing for women from these communities. That also renders them unsafe to a lot of extent. So this is also the other side of it, how the families and the lives are broken of these denotified communities, and we'll have to think about that. And I think in the end, I just want to add that we are having these discussions on Black Lives Matter, and we see that when policing is discussed, when criminal justice system is discussed everywhere else in the world, race becomes the center of that discussion. The Black lives and Latino lives become the center of discussion. But in India, that narrative and that discussion is devoid of it. There is a casteless discussion on criminal justice system. There is a casteless discussion on torture. So that is something, or denotified tribes are not even to be found anywhere in those discussions. So we are going to have to bring denotified tribes, their lives, their experiences at the very center of our discussion on criminal justice system. Otherwise, we have failed as a community, I would say. So, yeah. Yeah, Aarti? थैंक यू दिशा, थैंक यू निहाल. जैसे अभी दिशा ने बात रखी कि और ये सारी बातचीत सुन के कुछ सवाल ऐसे दिमाग में आया कि हमारा जो लॉ है वो ज़्यादा तौर पे यूरोपियन लॉ के वहाँ से उठाया है, और वहाँ पे चर्च या फ्यूडल सिस्टम से स्टेट को सेपरेट करने के लिए लॉ बनाया गया था. कॉलोनियलिज्म या फिर कैपिटलिज्म के सपोर्ट में जिस तरह से, क्योंकि चर्च से मनी लेंडिंग या इंटरेस्ट या इस मतलब चर्च वाज नॉट ओके विथ दैट. तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसे देखें तो हम बोल सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के पहले तक हमारा जो लॉ है वो मनुस्मृति से आता था. तो क्या ये जो न्याय व्यवस्था है, ये जो लीगल सिस्टम है, क्या वहाँ पे जैसे हम यूरोप में देखेंगे दो चीज़ों को सेपरेट, रिलीजन और स्टेट को सेपरेट करने के लिए, पर यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या वो सक्सेसफुल हुआ है कि हम बोल सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो आपने बोला 75% पीपल जो प्रिजन में है, वो
मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से अगर आते हैं तो क्या इस व्यवस्था को हम न्याय व्यवस्था बोल सकते हैं या फिर हमारे लिए फिर अगर न्याय सच में हम मांगे तो फिर कहाँ पे मांग कर सकते हैं न्याय की? Nihal, would you like to answer that? ये एक बहुत बहुत बड़ा सवाल है और इसका बहुत ही जवाब शायद सिंपल नहीं। जवाब है। बाबा साहब ने कहा था, जो बाबा साहब ने कहा था, शिकार संगठित हुआ और संघर्ष करा, बस उसी में है। बस वही है। दिशा? Yeah, I think I completely agree, Aarti. We will. So I'd just like to add one more thing. I think whenever the nation forgets, जब कभी हम भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें जैसे मैंने कहा कि लॉ एंड पॉलिसी के डिस्कशंस होते हैं, उसमें हम कास्ट भूल जाते हैं, उसमें हम ट्राइब भूल जाते हैं, हम ये जो इनजस्टिस की हिस्ट्री है वो भूल जाते हैं, and we are completely caste blind and tribe blind and blind to the issues of denotified communities. I think we will have to make consistently, especially from the movement, lawyers like us, legal academicians like us will have to consistently, persistently make an effort to push those, so that it in effect is about how and who makes law and policy, right, in this country, and how it is made. So we will have to raise that uproar. It is also a responsibility on lawyers like me and Nihal and so many other lawyers and academics from the movement, that we bring these narratives again and again, and we ensure that they are embedded in the way law and policy is made in this country. So yeah. Now that Disha has opened this thing, I would like to add a couple of more things to it. मुझे लगता है पहली जरूरत है हमें अपने आप को पहचानने की एंड देन प्रेजेंटिंग आवरसेल्व्स द वे वी आर. मुझे बहुत बार बोला जाता है व्हेन आई गो आउटसाइड द कम्युनिटी टॉक और मुझे इंट्रोडक्शन के लिए बोला जाता है तो मैं बोलता हूँ कि आई बिलोंग टू क्रिमिनल ट्राइब एंड आई एम अ लॉयर. Very odd combination, but I am that. I think we need to emphasize that thing. वो चीज को हमें स्वीकारना होगा और लोगों के सामने रखना होगा कि हाँ, मैं इस कम्युनिटी से आता हूँ, मैं इस सोसाइटी से आता हूँ और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है. I'm proud of it and I will take it forward the way it is required to be taken forward. मैं आपके सामने हाथ पैर जोड़ के सरनेम बदल के या फिर क्या बोलते हैं जात धर्म बदल के नहीं रहूँगा. That is one. And secondly, those people who are working in the social movements, as Disha said, हमें एक अपना अस्तित्व वहाँ पे भी निर्माण करने की जरूरत है. And we need to invite people's attention to this problem also. I'm not saying those people or the people in these movements are biased or they are casteist or something. I'm saying जब बड़े लड़ाइयों में उतरते हैं तो छोटे मुद्दे या फिर छोटे प्रॉब्लम्स पे नजर हट जाती है, लेकिन वो छोटे प्रॉब्लम उन छोटे लोगों के लिए बहुत बड़े होते हैं. So there is need of uniform addressing of the issue from all the angles, from all the sides. और movements में इसको recognize करना और इसको address करना शुरू करना जरूरी है. दिशा म्यूट पर दिया है. Aarti, yeah, I think it's also about finding solidarities, with people who are coming from similar backgrounds. So I feel that I have found a lot of place and love and support, in the Ambedkarite movement, and there's a lot of learning that I have achieved from there. And I think the aim is also to take that learning and to take it to your community, back to your community, like what Nihal said, that what Baba Saheb has, the golden rule that Baba Saheb has given us, Shikha,
Shika, education. I think for our communities, the first step should be education. I mean, talks about criminal justice system and all will come much later, but first we need to ensure that we are educated. So we are organized, we come together. One of the biggest problems with our communities has been they are so broken and they're so narrow, and we do not see similarities in our histories and we do not come together. So we will have to go beyond that, we will have to push that, we'll have to organize, right? And we will have to assert sangharsha, what Nihal was saying, that we will have to assert our identities. Even when I go to a platform, I say that I come from an ex-criminal tribe, because that again is a starter for a discussion on who these tribes are, who are these people, and why are they called criminals. So it starts from there. The more discussions we have around this, the more I think we will be going in the direction of achieving something for the community and its people. So yeah. बाबा साहेब का जैसा मैसेज है कि सबसे पहले तो हमको एजुकेट होना पड़ेगा, पर ये जो क्वेश्चन है काफ़ी सारे डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़ का, इवन ये जो आइडेंटिटी मिली है डी नोटिफाइड, ये भी बहुत अच्छी आइडेंटिटी नहीं है। तो ये जो है वो डेली एग्जिस्टेंस का सवाल है, क्योंकि मतलब कभी आप सोच ही नहीं सकते कि किस तरह से कब पुलिस आपको आपके घर आ जाए, झड़ती ले, और कब आपको अरेस्ट कर ले। तो ये डेली एग्जिस्टेंस के सवाल के साथ कम्युनिटी किस तरह से, स्पेशली वुमेन जो इस घर को चलाती है, वो किस तरह से निगोशिएट करती है। इतनी सारी केसेस उनके ऊपर होती है, तो वो फाइनेंशियल बर्डन जो है वुमेन के ऊपर आता है, तो वो किस तरह से इस बर्डन को लेती है, वो किस तरह से इसके साथ संघर्ष करती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरा एक अनुभव बताऊंगा मैं। अमरावती प्रिजन गया था किसी को मिलने के लिए, एंड मैं वहाँ पे वेटिंग पे था। ये जेल ऐसी एक इंस्टीट्यूशन है जिसको देख के मेरा खून खौलने लगता है, पता नहीं क्यों, गुस्सा आने लगता है। बट and it requires me to invest a lot of energy to keep myself calm and quiet. वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है, who is of course clearly and visibly she is from denotified tribe, और वहाँ पे आके वो जानकारी लेना चाहती है कि उसका दामाद उस जेल में है क्या, एंड शी इज कम ऑल द वे फ्रॉम अकोला, और उससे कोई भी उसको जानकारी देने को तैयार नहीं है, एज इफ शी इज सीकिंग सम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन और समथिंग, और बहुत रूडली उसके साथ बिहेव किया जा रहा है, शी इज डिस्कार्डेड। और मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार, मैं ऑलरेडी मैं कॉम्प्लिकेटेड काम की उलझ जाऊंगा, वो काम बाजू रह जाएगा, ये काम में फंस जाऊंगा। सो आई एम ट्राइंग टू कीप माय काम, लेकिन देन शी सेड समथिंग which really triggered me, but it did not do anything to others. And she was addressing a lady officer there, and she said, "Maiti sangwe mai to gukhain." So this is the extent to which they have to go to beg for help. Of course, फिर खौल गया खून, तो फिर तो पूरा जेल का ही जानकारी मिल गया whether he was there or not. But then the thing is, in this what you call 74th Independence Day, we are celebrating कुछ Republic Day celebrate कर रहा है, we are celebrating what not, विश्व गुरु बन रहे हैं, प्रभु रामचंद्र का मंदिर बन रहा है, सब बन रहा है, and then woman, elderly woman who's above 60-65 years of age, she has to beg, इस तरह से भीख मांगना पड़ता है कि मैं उस हालात उस हद पे जाने को तैयार हूँ, just to know this simple thing। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि महिलाओं के साथ क्या होता होगा। मैं अपने आप को कैपेबल नहीं समझता कि मैं वो दर्द समझ सकूं या फिर मैं बता पाऊं, लेकिन
चीजें होती होंगी. Assault is another thing, but yeah, I don't have words to explain. Yeah, I That think is a challenge. this one very important case that should shake our conscience, and I don't know how many people it has really moved and how many people have even known about this case, is the case of Indarmal Bai from Bhopal, who came from Pardhi community, an elderly woman. And a friend of mine, Nikita, actually, who works amongst Pardhi communities in Bhopal, handled that case. And uh, the case was this, that she was being harassed, continuously harassed in a theft offense. And the police were constantly demanding bribes. So it also becomes a fertile ground for police to demand bribes, right? कि आप पैसे दे दो या तो फिर हम केस कर देंगे, थेफ्ट का केस कर देंगे, डकैती का केस कर देंगे. And she was tired of it, and she was tired to such an extent that she said, she put her foot down and she said that I will not pay bribe and I will not give in to this demand anymore. And the police kept harassing and kept threatening her that no, but we will then eventually file a theft case against you. And she threatened the police, and she said that if you continue my harassment like this, then I will commit suicide, and I will commit it right in front of you. And the police even gave a machis ki tili diya police ne unhe, and the police said that go ahead. So that is the value of the life of a woman from a Pardhi community, and Indarmal Bai gave into it and she took her life. And I don't think it was actually a suicide. I think that is an institutional murder, where an institution compels you to take your life, and that is in definition, all this harassment, in definition, all of this is state sponsored, it is institutional. So coming back to your question, so this is one case that should, that we constantly need to remind ourselves of as society and as people, and as people who progressive people who want to see some changes in our society, that an elderly woman was compelled to take this step. So Aarti, I really don't have an answer, honestly. And what do we do? I think that is the only path that we can take, and we will have to be patient, because this is not a small ये छोटी लड़ाई नहीं है, ये बहुत लंबी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी. So we will have to be patient, we will have to find solidarities, we will have to stay together, and we will have to stick together. I think that is the only way out. थैंक यू दिशा. दीपाली वीघे एक सवाल पूछना चाहती है. जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट है, क्या वो कंप्लीटली अबॉलिश करने के लिए प्रयास हो रहा है, और अगर हो रहा है तो वो किस तरह से हो रहा है? I think निहाल? दीपाली ने ये सवाल पूछने के जवाब है, दीपाली ने खुद इसका जवाब देना चाहिए. She is working on it. This is going on. But ultimately, I don't see political things better fought on political turf. लॉ मेकिंग में जब तक हमारा मुद्दा रखने वाले, ईमानदारी से हमारे बारे में लड़ने वाले लोग नहीं रहेंगे, तब तक इन चीजों का सोल्यूशन नहीं होगा. अकेडमिकली वर्क इज ऑन गोइंग, केसेस चल रहे हैं, हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, बट एज आई सेड, वी डोंट नो व्हाट रूट्स will be right. I think the Law Commission has said that the Habitual Offenders Act has to be abolished. The NHRC committee was set up, I think, under Mahashweta Devi, that said that it needs to be abolished. There have been multiple committees of recent. I think in 2018 also there was a demand that the Habitual Offenders Act needs to be abolished. But I have a different way of looking at it, actually. I think I don't think it. Habitual Offenders Act is definitely a low-hanging fruit, and it will be abolished in some point in time. But it is very important for the community and people to organize
and to say that we want this act to be abolished, because that to me is more important. That demand and that force coming from the community, to me that is very important. And just an abolition of an act, we've seen the Criminal Tribes Act was abolished, but it did not change anything. Similarly, the Habitual Offenders Act might be abolished, but what is it going to do for us? And unless and until we become a strong reckoning force, and we make these demands, and we then ensure that, okay, Habitual Offenders Act will be abolished, but that movement is also sustained. That movement for the rights of denotified communities is also sustained. That to me is even more important, actually. So yeah, I will give that kind of an answer to this question. दीपाली का ही अगला सवाल है कि नोमैडिक एंड डीनोटिफाइड कम्युनिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल विजिबिलिटी मिलने के लिए क्या करना चाहिए? See, one, I would say कि constitutional recognition नहीं है, ऐसी बात नहीं है. Nomadic and denotified tribes are very much there in the constitution. Concurrent list में है entry number 15, and it goes by the wording vagrancy, nomadic and migratory tribes. Constitutional recognition हमारे पास है, but this is As vagrants. This is very negative. That is how we are seen. But when it comes to constitutional recognition and things, I think Raintree Commission recommendations are the best to my understanding. वो ही इन समस्याओं की जड़ तक पहुंच सकता है. I know there are fractions and there are groups who one group which supports Raintree Commission answer says it is not legally permissible or legally possible. इन सब डिबेट्स के ऊपर बहुत सारे डिबेट्स हो गए हैं, और इसके ऊपर अल्टीमेट कंक्लूजन भी बहुत बार आ चुका है कि यस, व्हाट दे हैव रिकमेंडेड इज लीगली पॉसिबल, दैट इज द ओनली फिजिबल वे फलाना ढिमका. लेकिन देयर इज नथिंग दैट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द ग्राउंड. मुझे लगता है उसके लिए संघर्ष करने की जरूरत है. और अगेन एज आई सेड, और दिशा ने जैसे बोला कि वी नीड टू फाइंड सॉलिडारिटी विद इन अदर ऑर्गेनाइजेशंस, विद इन other communities similarly situated, other organizations or communities, और इस लड़ाई आगे लेके चलना चाहिए. साथ ही साथ मेरा ये भी मानना है कि हमें जो मिला, it was served on a platter, not that we have not fought for it or we don't deserve it. लेकिन हम जो क्रिमिनल से एक्स क्रिमिनल बने हो, किसी लड़ाई के चलते नहीं बने हैं, इसकी वजह से हमें उसका उतना महत्व नहीं है. तो उसी तरह से जब कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन अगर मिलता है विदाउट फाइट मिलता है, तो उसका इतना कुछ ज्यादा महत्व नहीं रहेगा. तो अगेन स्ट्रीट फाइट ऑन द स्ट्रीट्स, फाइट इन द पार्लियामेंट, फाइट ऑन द पॉलिसी लेवल, and fight in the is the courts. best solution. Fight in the courts. No, I think fighting in the court is kind of putting all your eggs in one basket so that they can come forward and say All your not eggs beyond 50%. in one basket, but yeah, at all fronts, also the legal front. I mean, I am a believer in the legal systems. Yes, You might call me naive, or maybe no, I am also a believer, but my belief is that this is not believable institution. What I'm trying to say is, running court may not yield results, but because the presiding person changes from time to time. We will see. There was Justice R.M. Loha's very strict remarks with respect to nomadic and identified tribes when it came to their reservation. What are you doing in the world? What are you doing in this democratic setup? If these are the kind of people who are not getting benefit of reservation, they are not getting your attention. That was R.M. Lodha, but the moment R.M. Lodha retired, uska kuch nahi hua. So those are the things. मुझे लगता है, yes, on legal front we need to be defensive. On other fronts we need to be offensive. We need to be fighting it very rigorously.
Aarti, I just like to mention 2-3 commissions that preceded the constitution and constitution making. So, especially the Simons Commission, and where Baba Saheb's interview was taken, and he referred to so three. So in every commission you see, whether it was Simon Commission, it was Sharp Commission, all the commissions preceding the constitution, you see that there were 3 schedules that were being talked about. One belonged to the depressed classes, which is the the untouchable communities. Second was the hill tribes, right? And the third was wandering and criminal tribes, right? And then we see the constitution, which just has 2 schedules of the scheduled castes and the scheduled tribes. And that to me is the injustice that has happened. That is one of the gravest injustices that has happened when it comes to these communities. So Baba Saheb, I'd also like to mention, and I think Dipali's lecture also, we heard this thing that Baba Saheb was asked that what do you think of these criminal and wandering communities, and do you think they need to get the benefits, and do you think that they are untouchables in that sense? And Baba Saheb said that I see that these communities are next to untouchable communities. And that is very important for us to understand. He said that when these communities, when they start settling, they will be treated as untouchables in the caste-ridden society, in the settled communities. And that is something that we see happening. We see that though there are 2 sides to it, and I would not like to oversimplify this logic, but yes, there are times when they are treated as untouchables, they are ostracized. The Gosavi Hatyakand that we saw of what happened. So even some of the scheduled caste and scheduled tribes have tried to oust these communities or treat them as untouchables. And on the other hand, there is also something that where these communities themselves treat themselves as some higher communities, and we are not ex-untouchable communities, and we do not belong to them. So that sense of Brahmanism is also there. So I would not like to oversimplify it though. But it is very important of what I think to take notice of what Baba Saheb said in Simon's Commission. And then the fact that, all these commissions, Sharp's Commission, Simon Commission, you see that there was a mention of these 3 categories of communities that represented the margins and that needed positive discrimination. And then you do not see that reflected in the constitution. And like Nihal said, that you see it reflected in the constitution in the most unpleasant manner. So, yeah. हमारा अगला सवाल इसी बारे में था। मोहन वाडेकर जी पूछना चाहते थे कि हम जानते हैं कि नोमैडिक कम्युनिटीज़ को या नोमैडिक और डीनोटिफाइड कम्युनिटीज़ को हम होमोजीनियसली नहीं देख सकते। विद इन दैट ऑल्सो हायरार्की है। इसीलिए जब कास्ट सोसाइटी में वो सब्ज्यूम होते हैं तो हायरार्की वो रिप्लिकेट होती है कास्ट सोसाइटी में। जैसे कुछ नोमैडिक कम्युनिटीज़ को एक इजी एक्सेस मिलता है कास्ट सोसाइटी में, और तो उनका यही सवाल है। आपने अभी उसका काफ़ी हद तक जवाब दे दिया है कि जो अनटचेबल भी है और जो नोमैडिक भी है, उनका क्वेश्चन किस तरह से अलग है या किस तरह से हम देख सकते हैं उसे। Yeah, like I said, Aarti, in the very beginning, I think I said that when we are talking about nomadic communities, it is not only nomadic tribes. I mean, when we are talking about denotified communities, it is not only nomadic communities, though a large chunk of it constitutes of nomadic communities, but it also has some scheduled castes, ex-untouchable communities like Domes, Pasis. Like, for example, in Tamil Nadu, there is Kuruvar community, which is again a scheduled caste. Vadars or Vaderas from Andhra Pradesh are also a scheduled caste and also a criminalized community. So actually the word tribe in that sense is a misnomer to me. It has these range of communities, marginal communities, though major chunk of it is nomadic communities. And I think Sujata ma'am, we just recently had Sujata ma'am, and there is also a group of nomadic Dalit communities. And they are organizing themselves. So I think those
we have to look at it from those complexities. We cannot oversimplify. I think if anything after this lecture, what we should take, and my intention is essentially this, that we look at it, this issue of denotified communities from various layers and various structures of oppression, whether it is caste, the colonial structure, the oppression, the neo-colonization and globalization, and all these various oppressive structures. And we try to, my aim actually is that we try to see it with all these complexities and layers, and not try to oversimplify, which we probably in a movement might find desirable. But yeah, I think that's the. थैंक यू दिशा, थैंक यू निहाल। ये जैसे कि दिशा ने बोला, ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं ये इतनी सिंपल या सिंप्लीफिकेशन के साथ नहीं कर सकते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स ये क्वेश्चंस है जो आज हमारे सामने है, और इसके लिए हमें बार बार ऐसी चर्चाएं करनी पड़ेगी। और हम अभी काफ़ी समय से थोड़ा सा ज़्यादा ही समय हमने ले लिया है, पर हमारे जो ऑडियंस है उनकी डिमांड भी थी कि थोड़ा टाइम का एक्सटेंड कर दो, टाइम थोड़ा सा बढ़ा दो, इसलिए फिर तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आप दोनों ने यहाँ पे अपना कीमती समय दिया, और आशा करते हैं कि हम दोबारा इस चर्चा को आगे लेके जाए, दोबारा इसे दोबारा मिले और अलग अलग लोगों के साथ जुड़े इस पे। तो नोमैड लिबर्टी मूवमेंट और भटके विमुक्त युवा परिषद की तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी आप दोनों को, और जो हमारे साथ जुड़े थे इस चर्चा में सारे ही ऑडियंस, उनको भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू। Thank you, Sarthi.